तो गाइस, जैसा कि 46th पार्ट में हमने अभी तक देखा कि व्हाइट बियर्ड अपनी बोट को छोड़कर मैदान जंग में उतर जाता है। ये नीचे आ रहा है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और व्हाइट बियर्ड जहाँ पर कूदता है वहीं पर तूफान आ जाता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। इन सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन व्हाइट बियर्ड अपने मुंह से कोई भी आवाज तक नहीं करता है और इसके हाथ में जो स्फीयर है उसे नेवी की तरफ आगे करता है और व्हाइट बियर्ड के सभी पायरेट्स आगे बढ़ने लगते हैं। सभी में बहुत ज्यादा जोश आ जाता है क्योंकि व्हाइट बियर्ड खुद बैटलफील्ड को ज्वाइन कर रहा है। सभी लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम लोग एस को बचाकर ही रहेंगे, पर नेवी के लोग आर्टिलरी फायर कर देते हैं और इस बार व्हाइट बियर्ड अपने स्फीयर को घुमाता है। सारे कैनन बॉल्स वापस चले जाते हैं और आर्टिलरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा ताकतवर कोई कैसे हो सकता है। व्हाइट बियर्ड को किसी ने स्टैब कर दिया था, लेकिन तब भी इसमें इतनी ज्यादा पावर है। यहाँ पर हम मरीन फोर्ट के कंट्रोल रूम में देखते हैं, जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स कुछ स्विचेस को स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि समुद्र के नीचे में से बहुत सारी दीवारें ऊपर की तरफ आने लगती हैं, पर बे पर बहुत सारी बर्फ होती है और उस बर्फ की वजह से ये वॉल्स ऊपर की तरफ नहीं जा पाती हैं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और अपने हायर ऑफिसर्स को इनके बारे में आगाह करते हैं। हमें जल्द से जल्द ये करना होगा, जल्दी जाकर इसे फिक्स करो। और यहाँ पर व्हाइट बियर्ड सभी के साथ फाइट कर रहा है और इसके साथ सभी पायरेट्स भी फाइट कर रहे हैं और ये सब कुछ देखने के बाद स्क्वाड को विश्वास नहीं होता। यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या सभी लोग नाटक कर रहे हैं? मुझे लगा था कि व्हाइट बियर्ड ने हमें धोखा दिया, हमारी जान के बदले इसने इसकी जान को खरीद लिया, पर एलीट की फोर्सेस इस पर विश्वास कर रहे हैं। और यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड ने इनके भागने के लिए रास्ता तक तैयार कर दिया है, जिसका मतलब है व्हाइट बियर्ड ने इन्हें धोखा नहीं दिया है और खुद बैटलफील्ड में जाकर फाइट कर रहा है। और ये सब रियलाइज करके स्क्वाड बहुत ज्यादा रोने लगता है और व्हाइट बियर्ड की एलीट फोर्सेस के कैप्टन सभी लोग कहते हैं कि कैसे नेवी वालों ने स्क्वाड को बुद्धू बना दिया। इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी स्क्वाड सोचता है कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। व्हाइट बियर्ड पर हमला करके इसने अपने डैड को ही स्टैब कर दिया। मैंने ये क्या कर दिया? तभी मार्को यहाँ पर आ जाता है। तो क्या तुम रो के अपना बदला लोगे हाँ, या कुछ करोगे भी? स्क्वाड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और व्हाइट बियर्ड के सभी पायरेट्स तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लूफी भी इनके साथ होता है और सभी नेवी के सोल्जर्स उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं, पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद लूफी व्हाइट बियर्ड को देखता है और व्हाइट बियर्ड स्टैब्ड होने के बाद भी बैटलफील्ड में हिस्सा ले रहा है, अभी भी फाइट कर पा रहा है। ये दद्दू कितने औसम है, पर अभी मैं इन पर ध्यान नहीं दे सकता, मुझे जल्दी से इसको बचाना होगा। जिम्बे और इवान को भी इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या तुमने नोटिस किया, ये सारे नेवी ऑफिसर्स ऊपर की तरफ जा चुके हैं, प्लाजा से ऊपर की तरफ, और रिट्रीट करने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया। जिम्बे, मुझे लगा ही था, दाल में कुछ न कुछ काला तो है ही। मुझे लगता है नेवी के लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद सेंगो कुछ चिल्लाकर कहता है, अभी तक वो दीवार ऊपर क्यों नहीं आई? सर जी, यहाँ की आइस बहुत ज्यादा हार्ड है, हम लोग उसे अभी तक पिघला नहीं पाए हैं, इसलिए वो वॉल काम नहीं कर रही। जल्दी से जाकर उसे फिक्स करो। और अब क्योंकि नेवी के लोग पीछे आ चुके हैं तो व्हाइट बियर्ड की आर्मी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर, व्हाइट बियर्ड के लोग आ रहे हैं और हमारी दीवार अभी तक तैयार नहीं हुई है, हम मुश्किल में फंस सकते हैं सर। और तभी एक जायंट मैदान जंग में उतर जाता है मैं जाकर रुकता हूँ और एक जायंट मरीन पायरेट बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है सभी बाकी पायरेट्स को, और सभी को मारते हुए बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। ये जायंट एडमिरल व्हाइट बियर्ड के सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पूरे आदमी, अब तुम यहीं पर मरने वाले हो, तेरी समाधि यहीं पर बनेगी। व्हाइट बियर्ड की उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, पर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे सामने से हट जा। और एक ही हाथ से व्हाइट बियर्ड इसके इतने ज्यादा बड़े और पावरफुल हमले को रोक देता है और इसके बाद अपने स्फीयर को नीचे फेंककर खाली आसमान को पकड़ता है और हवा को खरोंच देता है। अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करता है और तभी इस जायंट एडमिरल का पैर फिसल जाता है और घूमकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। व्हाइट बियर्ड की वजह से सारे नेवी ऑफिसर्स धीरे धीरे अपना बैलेंस खोने लगते हैं, एक साइड को गिरने लगते हैं। ये हो क्या रहा है? पूरा आइलैंड कांप रहा है, लगता है यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। व्हाइट बियर्ड के पायरेट्स नीचे बैठ जाते हैं। हिलो मत, सभी लोग नीचे कूद जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, सामने गए तो खत्म हो जाओगे। पर लूफी इतना कुछ होने के बाद भी एस पर ही ध्यान दे रहा है और आगे बढ़ता रहता है, पर अर्थक्वेक की वजह से लूफी नीचे गिर जाता है। ये चल क्या रहा है? ये जमीन टेढ़ी कैसे हो गई? और साइड में देखता है और देखकर चौंक जाता है। लूफी देखता है कि समुद्र को किसी ने टुकड़े टुकड़े करके काट दिया है। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, बड़ी बड़ी सुनामीस आने लगती हैं, नेवी की सारी शिप्स टूटने लगती हैं, ऊपर की सारी बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं और नेवी ऑफिसर्स पर गिरने लगती हैं। ये देखकर सभी पायरेट्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि पॉप्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इसके बारे में इन्हें अंदाजा भी नहीं था। क्या पूरी दुनिया खत्म होने वाली है? और बाकी के लोग नीचे बैठ जाते हैं और तभी लूफी के नीचे की जमीन टूट जाती है और लूफी खाई में गिरने लगता है। लूफी खुद को बचाने के लिए अपने हाथों को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, पर तभी आखिरी सेकंड पर जिम्बे यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। बाल बाल बचा, शुक्रिया जिम्बे। पॉप्स तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर अपने क्रूमेट्स के बारे में सोचना चाहिए, अभी मैं मरते मरते बचा हूँ। नहीं लूफी, ऐसा नहीं है। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को पता है कि उनके पापा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए वो सभी लोग पहले ही रुक गए थे। व्हाइट बियर्ड के एक हमले की वजह से समुद्र टुकड़े टुकड़े होने लगता है। हेलमेपो और कोबी भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तो क्या यही है दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? एक इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? वो आदमी बूढ़ा हो चुका है तो अपनी जवानी में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा। और यहाँ पर हम उसी जायंट एडमिरल को देखते हैं। तुम कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, मैं नेवी का एक सोल्जर हूँ। अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और व्हाइट बियर्ड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड इसके सामने आ जाता है और अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करके अपने लेफ्ट हैंड से इस जायंट एडमिरल पर हमला कर देता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि जायंट पीछे जाकर गिरता है और इसके पीछे जो शॉक वेव निकलती है वो सब कुछ तोड़ते हुए सामने
सामने की तरफ जाती है। सामने से एक शॉक वेव आ रही है, हट जाओ। ये शॉक वेव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सारी दीवारों को तोड़ते हुए एस के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है और एस को भी ये शॉक वेव लगने ही वाली होती है, पर प्लेटफॉर्म से टकराने से पहले ही रुक जाती है और नेवी के 3 एडमिरल्स आओकीजी, अकाइनु और किजारू ने इस शॉक वेव को रोक दिया है अपने हाथों का यूज करके। लेकिन इस शॉक वेव को रोकने के लिए 3 एडमिरल्स की जरूरत पड़ती है, इतनी ज्यादा खतरनाक थी ये शॉक वेव। आओकीजी कहता है अगर सही समय पर वो वॉल आ जाती तो हमें इसे अपने हाथों से नहीं रोकना पड़ता। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है आओकीजी। तुम्हारी बर्फ बहुत ज्यादा हार्ड है, इसी वजह से हम दीवार को ऊपर नहीं लेकर आ पा रहे। अरे यार अकाइनो, तुम अपनी पावर से कुछ क्यों नहीं करते? हाँ, सारी बर्फ को पिघला क्यों नहीं देते? और यहाँ पर सेनगोकू चिल्लाकर पूछता है कि वो वॉल अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई। सर हमारी ताकत काफी नहीं है, वो बर्फ बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उस वॉल को किसी भी कीमत पर ऊपर लेकर आओ। और यहाँ पर लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए, और अगर ये प्लाजा के साइड को भी पकड़ लेता है तो गम रॉकेट का यूज करके एस के पास पहुंच जाएगा। पर जैसे ही लूफी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वो दीवार ऊपर आ जाती है। लूफी पहुंच नहीं पाता और दीवार की दूसरी साइड गिर जाता है और एक एक करके ये दीवार चारों तरफ की बे को घेर लेती है। चारों तरफ बहुत खतरनाक दीवार आ जाती है, एक बहुत बड़ा बैरियर सा तैयार हो जाता है दीवार का। तभी एक पायरेट अपनी मशाल का यूज करके इस दीवार पर हमला करता है, पर इसका वेपन ही टूट जाता है। एक और बंदा बजूका का यूज करता है, पर वॉल को एक खरोंच तक नहीं आती है। ये दीवार एक बहुत बड़े थिक आयरन से बनी हुई है और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर ओड्स मरा था वो वॉल नीचे से ऊपर नहीं आ पा रही है। हमारे पास एक चांस है, हमारे पास एक रास्ता है। सेनगोकू एक ऑफिसर को चिल्लाकर कहता है कि जहाँ पर अभी ओड्स की बॉडी पड़ी हुई है यहाँ की दीवार ऊपर क्यों नहीं आ रही। सर हम कोशिश कर रहे हैं पर वो दीवार ऊपर से नीचे नहीं आ पा रही। इस ओर्स की बॉडी बहुत ज्यादा ही हैवी है और इस ओर्स का खून सिस्टम के अंदर चला गया है सर। और यहाँ पर व्हाइट बियर्ड सभी पायरेट से कहता है ओर्स मरने के बाद भी हमारे साथ लड़ रहा है। देख रहे हो स्कॉट, ओड्स अभी भी हमारे साथ है मरने के बाद भी। ओर्स की तरफ आगे बढ़ो, हम वहाँ से प्लाजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेनगोकू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अकाइनो तुम्हारा समय आ चुका है। अकाइनु सामने की तरफ आता है और अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करता है। इसके दोनों हाथ धीरे धीरे लावा में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और बहुत सारे पंचेस मारता है आसमान में और बहुत सारे लावा पंचेस ऊपर आसमान की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं, पूरा आसमान लाल पड़ जाता है। ये चल क्या रहा है, ये खाली जगह पर पंचेस क्यों कर रहा है। और तभी थोड़ी देर बाद ही आसमान से हजारों की तादाद में बहुत सारे लावा पंचेस किसी मीटियोर की तरह नीचे गिरने लगते हैं। बहुत सारे पंचेस ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, बर्फ की बैटल फील्ड के ऊपर गिरते हैं, बर्फ पिघलने लगती है। अकाइनो जल्दी करो, इस पूरे बैटल ग्राउंड को ही तोड़ दो, ना रहेगी बर्फ पर ना ही किसी चीज पर खड़े हो पाएंगे। और साबाओडी में जो लोग भी वॉर देखने आए थे, जितने भी रिपोर्टर्स सिविलियंस यहाँ पर आए थे, सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि लोग अब वॉर को नहीं देख पा रहे। सिग्नल कट चुका है और सारे मॉनिटर्स ब्लैकआउट हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है। और न्यू जनरेशन के पायरेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कपुनी गैंग बोजी, ट्रूफल्गर लॉ, ज्वेलरी बोने, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये लोग विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि जो नेवी है ये कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। ये लोग नहीं चाहते कि इनकी असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, इसलिए उन लोगों ने सारी स्क्रीन को ब्लैकआउट कर दिया है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर लूफी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि उसमें और इन एडमिरल्स में पावर का कितना ज्यादा डिफरेंस है। सभी लोग मरने लगते हैं और अकाइनो कंटिन्यूअसली फायर करता जा रहा है और ये जो मैग्मा फिस्ट है धीरे धीरे बर्फ को पिघला रही है। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाया है, ये पानी के अंदर ही डूबकर मर जाते हैं, पर जिन लोगों ने डेविल फ्रूट को नहीं खाया है उन्हें पानी बहुत ज्यादा गर्म लग रहा होता है। बे का पूरा पानी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अकाइनो की वजह से कुछ लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और सरफेस के ऊपर वापस आते हैं और देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है जिसमें बहुत सारी कैनन्स लगी हुई हैं और कैनन्स लगातार इन पर फायर करना शुरू कर देती हैं। सारे पायरेट्स बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कुमास इन्हें मारने के लिए इनका इंतजार कर रहे हैं। सारे के सारे लाइन में खड़े हैं और सभी पैसिफिस्तास हैं और ये लोग इन पर लेजर बीम से हमला कर देते हैं। इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इनके भागने का कोई भी चांस नहीं है। अगर हम इस दीवार को तोड़ पाते तो हम यहाँ से जिंदा निकल पाते, पर कोई भी वेपन उस दीवार पर खरोंच तक नहीं लेकर आ पाता। और तभी लूफी के ऊपर भी एक लावा फिस्ट आकर गिर जाती है और लूफी घायल हो जाता है। ये देखकर व्हाइट बियर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने लेफ्ट हैंड का यूज करके एक ताकतवर पंच मारता है और इसकी पंच की शॉक वेव सामने सब कुछ चीरते हुए जाती है और सामने वाली वॉल पर जाकर लगती है और इस दीवार के पीछे जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। व्हाइट बियर्ड की शॉक वेव की ताकत इतनी ज्यादा होती है पर ये दीवार व्हाइट बियर्ड की शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है, टूटता नहीं है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, इस दीवार ने व्हाइट बियर्ड सर जी के अटैक को रिपेल कर दिया। ये देखकर अकाइनो कहता है कि अब समय हो चुका है तुम लोगों के मरने का और अकाइनो अपनी और भी ज्यादा ताकत को यूज करने लगता है। इसकी लावा के सामने जो भी आता है डिस्ट्रॉय हो जाता है और इनके जहाज पर भी जाकर बहुत सारी फिस्ट गिर जाती हैं और व्हाइट बियर्ड की शिप मोबी डिक जलना शुरू हो जाती है। उसके अंदर आग लग जाती है और धीरे धीरे करके ये जहाज पूरे तरीके से जल जाता है। व्हाइट बियर्ड पीछे घूमता है और देखता है कि इसकी आंखों के सामने इसका फेवरेट जहाज जिसके ऊपर सवारी करके ये और इसकी पूरी फैमिली समुद्र में यात्रा करती थी, इसकी प्यारी मोबी डिक पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। ये देखकर व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मुझे माफ कर देना मोबी डिक। इसे देखकर बहुत उदास हो जाता है और अपने सभी दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा दुख महसूस करता है। तभी सेनगोकू अपने हाथ में एक ट्रांसपोंडर स्नेल को लेता है। सभी कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, चलो जल्दी करो।
इसका एग्जीक्यूशन को शुरू कर दो, अभी क्या अभी। ये सुनकर सभी पायरेट्स को शॉक लग जाता है। इसका एग्जीक्यूशन, ये लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? इस दीवार को पार करके हम कभी नहीं जा सकेंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसी जगह से जाना होगा जहाँ पर ओर्स गिरा हुआ है, क्योंकि वहाँ की दीवार ऊपर नहीं आ पाई थी। पर अगर हम लोग वहाँ से जाएंगे तो नेवी हमें आसानी से मार देगी। और हम देखते हैं कि सब लोग जब बात कर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे कि इन्हें यहाँ से जाना चाहिए या फिर नहीं, तभी लूफी चिल्लाकर इन सभी के सामने आ जाता है और चिल्लाकर अकेले ही कहता है कि एस, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और लूफी अकेले ही उस रास्ते से एस को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और लूफी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। अगर इसका छोटा भाई वहाँ पर अकेले जा सकता है तो हम लोग भी जा सकते हैं। और सभी लोग लूफी को फॉलो करने लगते हैं। और जिम्बे कहता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इसमें इन सभी की मौत हो सकती है। और नेवी के लोग कैनन और आर्टिलरी इन सभी पर फायर कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को घायल कर देते हैं। पर इसके बाद भी लूफी आगे बढ़ता रहता है। मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और करो। बहुत सारी कैनन्स फायर की जाती हैं। अकाइनो भी अपनी लावा की फिस्ट को इन सभी पर मारता रहता है। और तभी लूफी के सामने एक कैनन बोलाकर इससे हिट करती है और इसके सर से खून निकल रहा होता है। लूफी बहुत ज्यादा घायल है, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एस! और एस यहाँ पर लूफी की आवाज को सुनता है और तभी एक आर्टिलरी आकर लूफी को हिट कर जाती है और लूफी की हालत खराब हो जाती है, पानी के अंदर गिर जाता है। एस ये सब कुछ देखता है और ये देखकर अंदर से पूरे तरीके से टूट जाता है। इसका छोटा भाई पानी के नीचे जा चुका है और व्हाइट बेड की आधे से भी ज्यादा आर्मी मर चुकी है और इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को टाप कर ये लोग यहाँ पर इसे बचाने के लिए अब आ भी नहीं सकते हैं। ये देखने के बाद एस पूरे तरीके से टूट जाता है और कुछ नहीं कर पाता और एस अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। और तभी प्लाजा अचानक से कांपना शुरू कर देता है और तभी कैप्टन ओर्स लिटिल जूनियर अभी तक मरा नहीं है और उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर एस इमोशनल हो जाता है। इसको मैं बचा कर रहूंगा। और हम लूफी को देखते हैं जो कि पानी के बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। सेनगोकू ऑर्डर देता है कि इस ओर्स को पूरे तरीके से खत्म कर दो और कैनन, आर्टिलरी, तोपें, बंदूक, इन सारी चीजों का यूज करके ओर्स पर हमला किया जाता है। ओर्स की हालत खराब हो जाती है और इसका सर भी नीचे हो जाता है और बाहर सभी व्हाइट बेड पायरेट्स सभी लोग ये देखकर दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर जिम्बे लूफी को बचा लेता है। लूफी, अब हमें क्या करना चाहिए? जिम्बे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो लोग एस को मार देंगे। जिम्बे प्लीज मुझ पर एक एहसान करो, प्लीज मेरा एक काम कर दो। और यहाँ पर ये ओर्स बहुत ज्यादा जिद्दी है, इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी हार नहीं मानता। मैं इसको बचा कर ही रहूंगा। तभी किजारू यहाँ पर आ जाता है। अरे रुक जाओ, तुम लोगों को बुलेट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द इसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना होगा। उसके बाद व्हाइट बियर्ड को भी पकड़ना है। इस ओर्स को मैं खत्म करता हूँ। किजारू अपनी उंगली से अपनी पावर का यूज करके ओर्स को शूट करने ही वाला होता है। और यहाँ पर जिम्बे पानी के अंदर एक बवंडर लेकर आता है और पूरी ताकत लगाकर बहुत सारा पानी ऊपर की तरफ दे मारता है, जो कि इस वॉल के ऊपर से जाकर किजारू, अकाइनो और आओकी जी के सामने जाकर लैंड कर जाता है। और गाइज इस पानी के अंदर है अपना लूफी। भाई साहब, लूफी इन तीनों एडमिरल के सामने आ जाता है। भाई साहब इतनी हिम्मत! एस लूफी को देखता है। एस लूफी को इनके सामने देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इसे पता है कि लूफी इन तीनों को कभी नहीं हरा सकता। आओकी जी लूफी को देखकर कहता है, लगता है तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? हाँ? अकाइनो कहता है, तुम ड्रैगन के बेटे हो ना, तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ, अरे हम लोग फिर से मिल गए स्ट्रॉहेट। हाँ, और मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पर लूफी इन तीनों को इग्नोर करता है और ऊपर एस की तरफ देखता है और एस बहुत ज्यादा डर रहा है, क्योंकि अभी एस को अपने से ज्यादा अपने भाई की चिंता है। और व्हाइट बियर्ड लूफी की हिम्मत की दाद देता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है, उन लोगों के सामने चला गया बिल्कुल अकेला। हाँ, अपने भाई को बचाने के लिए। ये बिल्कुल अपने भाई की तरह है, बिल्कुल पागल। और जोजो को ऑर्डर देता है कि अभी लोग प्लाजा के अंदर जाने वाले हैं लूफी को बैकअप देने के लिए। और ये तीनों एडमिरल्स कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? पर लूफी इन्हें इग्नोर करके अपने हाथ में जो लकड़ी है उस लकड़ी को इन तीनों की तरफ जोर से फेंकता है, लेकिन आओकी जी अपनी डेविल फुट की ताकत का यूज करके उस लकड़ी को बर्फ का बना देता है। और लूफी इसी मौके का फायदा उठा लेता है। गम गम स्टैम्प गटलिंग! और अपने पैरों और हाथों से मुक्के और लाते चलाना शुरू कर देता है उस लॉग के ऊपर और इस बर्फ की लकड़ी को पूरे तरीके से तोड़ देता है और इन तीनों एडमिरल्स पर हमला कर देता है। पर इन तीनों को इससे कुछ भी महसूस नहीं होता है। हेलमेपो और कोबी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ये लूफी इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? अकेले ही तीन एडमिरल्स पर हमला कर रहा है, ये लोग तो इसका कचूमर बना देंगे। और तभी लूफी सेकंड गियर का यूज करता है और इन तीनों को इग्नोर करके एस की तरफ आगे बढ़ता है। मेरे पास तुम लोगों के साथ लड़ने का समय नहीं। अरे इसने तो हम तीनों को बुद्धू बना दिया। और तभी किजारू लाइट की स्पीड से एक ही सेकंड में लूफी के सामने आ जाता है। लूफी पर एक जबरदस्त किक मारता है। अरे बच्चे, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। और लूफी एक वॉर हाउस पर जाकर गिर जाता है और सभी लोग इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर सेनगोकू एग्जीक्यूटर्स को ऑर्डर देता है, इसके एग्जीक्यूशन को अभी इसी वक्त शुरू कर दो। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। व्हाइट बेड के पायरेट्स अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और एग्जीक्यूशनर्स एस को बस मारने ही वाले होते हैं, तभी इन पर कोई हमला कर देता है और इन एग्जीक्यूटर्स पर हमला करके इन्हें पीछे गिरा देता है। ये देखकर सेनगोकू हक्का बक्का रह जाता है। किसने किया ये? और हम देखते हैं कि सब लोगों के बीच में क्रोकोडाइल खड़ा हुआ है अकेला और क्रोकोडाइल ने इन एग्जीक्यूटर्स पर हमला किया है और एस की जान
बचाई है। क्रोकोडाइल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे लगा तुम व्हाइट बियर्ड को मारने वाले हो। वो मरा हुआ बुड्ढा, मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। क्योंकि एस के एग्जीक्यूशन पर सभी नेवी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और क्रोकोडाइल ऐसा नहीं चाहता है। तभी डोफ्लामिंगो अपना हाथ हिलाता है और क्रोकोडाइल का गला काट देता है, पर इसके बाद भी क्रोकोडाइल नहीं मरता और वापस से खुद को रिकवर कर लेता है। डोफ्लामिंगो पीछे से आता है और कहता है, अरे अरे अरे, तो तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया? हाँ, तुमने व्हाइट बियर्ड के साथ टीम अप कर लिया? हाँ, मैंने किसी के साथ टीम अप नहीं किया है, अब मेरी टीम में आ जाना। ऐसा कभी नहीं होगा। और क्रोकोडाइल और डोफ्लामिंगो आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लूफी इस मौके का फायदा उठाकर एस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी नेवी ऑफिसर्स को हरा देता है। मेरे रास्ते से हट जाओ! और लूफी 1000 से ज्यादा सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी अकाइनो भी यहाँ पर आने लगता है लूफी को मारने के लिए, पर इससे पहले ही आओकीजी अपनी आइस का यूज करके लूफी पर हमला करता है और लूफी की बाजू पर अपनी बर्फ को गड़ा देता है। लूफी नीचे गिर जाता है और बहुत तड़पने लग जाता है। आओकीजी कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तुमने अपनी जान की बाजी लगाई, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और अब तुम्हें मरना होगा। और इस पर हमला करके इसे मारने ही वाला होता है, पर तभी बुआ हैनकॉक यहाँ पर आ जाती है। तुम मेरे हस्बैंड को नहीं मार सकते, समझ गए ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हमला करने जाने ही वाली थी कि तभी मार्को यहाँ पर पहुंच जाता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके आओकीजी पर लात मार के इसे दूर उड़ा देता है। लूफी मार्को का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया मार्को। और यहाँ पर एस के एग्जीक्यूशन प्लेटो के पीछे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर हम मिस्टर 3 को देखते हैं। मिस्टर 3 यहाँ पर किसी तरह से छुप छुप के आ जाता है और 2 और जेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं दौड़ते हुए एस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ पर सभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स समुद्र के पानी के अंदर तैरकर ओर्स के पास जाने लगते हैं और तभी आर्टिलरीज, कैनन बॉल्स, इन सभी का यूज करके इन पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हार नहीं मानते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्लेटो पर पहुंचना ही होगा, हमें प्लाजा पर पहुंचना होगा। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। और तभी समुद्र के नीचे से कुछ आने लगता है और ये व्हाइट बियर्ड की एक और सीक्रेट पायरेट शिप है। जितने भी लोग अभी पानी के अंदर होते हैं वो सभी इस शिप के ऊपर आ जाते हैं और ये सभी लोग ओर्स के पास जाने लगते हैं इस शिप के ऊपर सवार होकर। और ओर्स इनकी शिप को पकड़कर प्लाजा के अंदर घुस जाता है और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स प्लाजा के अंदर पहुंच चुके हैं। सभी लोग चिल्लाते हैं कि हम लोग एस को बचाकर ही रहेंगे और इस पूरी नेवी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तभी ओर्स पर नेवी के लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ओर्स की मौत हो जाती है इसको बचा लेना। और सभी पायरेट्स के सामने ओर्स की मौत हो जाती है। ये देखकर सभी पायरेट्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। व्हाइट बियर्ड ऊपर से जंप करके नीचे आ जाता है और अब व्हाइट बियर्ड प्लाजा के ऊपर पहुंच चुका है। अरे बच्चों, अभी मत उतरना। अपनी स्फीयर को अपने हाथ में लेकर अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और इन सभी पर हमला कर देता है और सामने जितने भी नेवी ऑफिसर्स होते हैं सभी उड़कर पीछे जाते हैं। बस एडमिरल और वॉर लॉर्ड्स यहाँ पर टेके होते हैं और सारे एलीट सोल्जर्स व्हाइट बियर्ड के साथ साथ बाकी सभी कमांडर्स भी नीचे आ जाते हैं। गार्ड, मुझे लगता है हमें फाइट में उतरना पड़ेगा। व्हाइट बियर्ड एक और बार अपने स्फीयर को पकड़कर अपने डेविल फ्रूट की वाइब्रेशन अटैक का यूज करता है, पर तभी आओकीजी इसके सामने आ जाता है और आइस वॉल का यूज करके व्हाइट बियर्ड को जमा देता है। दादू जी, क्या हुआ आपको? क्या आप बाहर नहीं निकल पा रहे? पर हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड को पकड़ना कोई मजाक का खेल नहीं है। व्हाइट बियर्ड अपने वाइब्रेशन अटैक का यूज करके उस आइस को तोड़ देता है। इसके बाद आओकीजी व्हाइट बियर्ड पर डायरेक्ट हमला कर देता है। व्हाइट बियर्ड अपने स्पीयर का यूज करके इस पर हमला करता है, पर हाकी का यूज नहीं करता और आओकीजी को कुछ भी नहीं होता है। आओकीजी व्हाइट बियर्ड के स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे जमा देता है और व्हाइट बियर्ड इसे बाहर नहीं निकाल पाता। पर आओकीजी बहुत सारे स्पीयर्स बना लेता है आइस से बने हुए और व्हाइट बियर्ड पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी डायमंड जोसो यहाँ पर आ जाता है और आओकीजी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोसो, इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, कोई गल नहीं, इस आओकीजी नु मैं देख रहा। आओकीजी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। कमांडर डायमंड जोसो, हाँ चलो इसे शुरू करते हैं। और प्लाजा में नेवी के साथ साथ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की फाइट शुरू हो जाती है और इन सभी की फाइट के बीच में से लूफी दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। एस ये सब कुछ देख रहा होता है और इसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पर अब ये कुछ नहीं कर सकता। गार्प भी ये सब कुछ देखता है और कुछ नहीं कर सकता और सेनगोकू गार्प के ऊपर नजर रखे हुए है, क्योंकि अगर गार्प ने एक बार पार्टी बदल ली तो ये लोग हार सकते हैं, क्योंकि गार्प के पास कोई डेविल फ्रूट की ताकत नहीं है। ये बंदा फिजिकली ही बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसकी हाकी नेक्स्ट लेवल पर है। गार्प, तुम हमारी टीम में हो, समझ गए ना? तभी मोमोंगा लूफी पर हमला कर देता है। मोमोंगा लूफी को बुरी तरह से पीटता है और लूफी सेकंड गियर का यूज करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर एक और वाइस एडमिरल आ जाता है और लूफी पर हमला करके इसे पीछे गिरा देता है और लूफी बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि लूफी बहुत दिनों से फाइट कर रहा है। लूफी की ऐसी हालत को देखकर गार्प गुस्से में आ जाता है। भूलो मत, तुम हमारी साइड हो, तुम उन्हें हेल्प नहीं कर सकते, समझ गए ना? गार्प अपना मुंह मोड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद किज़ारू लूफी के सामने आ जाता है और लेजर बीम से लूफी पर हमला करके इसकी हालत खराब कर देता है। अरे तुम बहुत ज्यादा ही साहसी है बच्चे, लेकिन सिर्फ हिम्मत से तुम अपने भाई को नहीं बचा सकते हो। अगर तुम में ताकत नहीं तो तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। तो मैं तुम्हें वहीं पर भेज देता हूँ जहाँ पर तुम्हें अभी होना चाहिए। लूफी को एक और लात मारता है खतरनाक और लूफी उड़कर पीछे जाता है, पर पीछे व्हाइट बियर्ड खड़ा होता है और लूफी को बचा लेता है। अरे व्हाइट बियर्ड, क्या हुआ? मुझे लगा ये बच्चा लीडर है, पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसे थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। और किज़ारू तभी व्हाइट बियर्ड पर हमला करने लगता है और तभी इवान को पीछे से चिल्लाता है कि लूफी का इलाज करो। लूफी बहुत ज्यादा घायल है, पर लूफी इन्हीं पर गुस्सा करने लगता है। मुझे जाना होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, समझ गए ना? छोड़ो मुझे इसको बचाना होगा। लेकिन तभी ऐसा बोलकर लूफी खुद ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट बियर्ड किज़ारू से कहता है कि हाँ तुम सही थे, मैंने लूफी को लीड करने के लिए कहा था। लूफी इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा साहसी है। और लूफी जैसे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम एक बच्चे को मारकर खुद को मर्द
कहते हो हाँ? अगर तुम असली के मर्द हो तो मेरा सामना करो। व्हाइट बियर्ड पूरी ताकत से अपने स्फीयर का यूज करके किजारू पर हमला करता है मैं तुम सभी को मार दूंगा। अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। और व्हाइट बियर्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करता है, पर तभी अकाइनो इसके सामने आ जाता है। अकाइनो अपनी लावा की ताकत का यूज करके व्हाइट बियर्ड के स्पीयर पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत खतरनाक हिट करते हैं। ये देखकर आसपास के सभी नेवी के ऑफिसर्स और व्हाइट बियर्ड के पायरेट्स हैरान रह जाते हैं और ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक सी शॉक वेव क्रिएट होने लगती है और यहाँ पर बोआ हैंकॉक सभी नेवी ऑफिसर्स को पीटना शुरू कर देती है। चाहे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हो चाहे नेवी के ऑफिसर्स, बोआ हैंकॉक किसी को भी नहीं बख्शती है, सभी लोगों को मार रही है। अरे लगता है ये औरत पागल हो चुकी है। और तभी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है स्लेव हैरो, और सभी को अपना दीवाना बनाकर पत्थर में बदल देती है। मुझे जल्द से जल्द लूफी के पास पहुंचना होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ सबके सब। और मार्को अपनी फिनिक्स की फॉर्म का यूज करके दीवार के ऊपर से उड़ते हुए जाता है। रुक जाओ एस, मैं आ रहा हूँ। और ये देखकर सेनगोकू अपने ऑफिसर्स को मार्को को शूट करने का ऑर्डर देता है, पर शूट करने के बावजूद भी मार्को को कुछ भी नहीं होता और इसके बहुत ज्यादा पास आ जाता है और सभी लोग इसे चीयर अप करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, बचा लो इसको। मार्को इसके बहुत ज्यादा पास आ जाता है और तभी गार्प इसके सामने आ जाता है और मार्को पर एक पंच मारता है और मार्को नीचे जाकर गिरता है। मार्को को मारकर एडमिरल की चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर नेवी ऑफिसर्स बहुत खुश हो जाते हैं और इन्हें यकीन हो जाता है कि व्हाइट बियर्ड इनके साथ है। ये गार्प है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैंने तो ये भी सुना है कि गोल्डी रॉजर जितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम लोग इस तक पहुँचना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। व्हाइट बियर्ड के लोग गार्प को देखकर डरना शुरू कर देते हैं। अरे डर क्यों रहे हो? इसमें अब उतनी ताकत नहीं रही, तुम डरो मत, आगे बढ़ो। और तभी अकाइनो व्हाइट बियर्ड पर हमला करता है, पर व्हाइट बियर्ड अपने स्फीयर का यूज करके इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ पर सेनगोकू ऑर्डर देता है कि और भी ज्यादा लोग लेकर आओ, हमें एस का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। और यहाँ पर न्यू वर्ल्ड के एलीट ऑफिसर्स बहुत सारे पेसिफिस्टास को मारना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सभी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और हम एस को देखते हैं जो कि बहुत परेशान हो जाता है और हम एस का फ्लैशबैक देखते हैं। एस हर जगह पर जाकर सभी से पूछता था कि गोल्डी रॉजर के बारे में तुम क्या जानते हो, पर सभी लोग इसके डैड गोल्डी रॉजर के बारे में बहुत भला बुरा कहते थे। सभी लोग कहते थे कि वो एक मर्डरर है, एक बहुत बड़ा झूठा था, मरने से पहले भी बहुत बड़ा झूठा था और मरने के बाद भी एक बहुत बड़ा झूठा ही कहलाएगा और पूरी दुनिया से झूठ बोलकर मरा है। उसने कहा था कि वन पीस नाम का एक खजाना है, पर हम उस पर विश्वास नहीं करते। वो एक नंबर का झूठा है, वो एक नालायक था, नालायक। और जो भी गोल्डी रॉजर की बुराई करता था एस उनको पीट देता था और एस को भी बहुत ज्यादा मार पड़ती थी। और एक बार ऐसे ही मार खाकर एस एक जगह पर आकर बैठा होता है। गार्प पीछे से आता है और कहता है इस मेरे बच्चे। एस बहुत उदास होता है। ओल्ड मैन, मैंने सुना है कि आपका भी एक ग्रैंडसन है। अच्छा, तो तुम लूफी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैंने सुना है कि वो भी एक क्रिमिनल का बेटा है। क्या वो खुश है? क्या आपको लगता है कि मुझे पैदा होना चाहिए था? सभी लोग कहते हैं कि मेरा पैदा होना एक श्राप है क्योंकि मैं गोल्डी रॉजर का बेटा हूँ और सभी लोग उन्हें बहुत बुरा समझते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एस और गार्प इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर हम लूफी और इवानको को देखते हैं। इसकी हालत बहुत खराब है, हमें लूफी के बिना ही एस को बचाना होगा। पर तभी लूफी को होश आ जाता है और इवानको का पैर पकड़ लेता है। इवानको प्लीज मेरी एक बार मदद कर दो। क्या तुम पागल हो चुके हो? एस बहुत ज्यादा रो रहा है। मेरा भाई, पाप, सभी लोग मर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं मुझे बचाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुम सभी के साथ थोड़ा और जीना चाहता हूँ। ये सुनकर गार्प को भी बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है, पर गार्प किसी काम का नहीं है। भाई क्या बंदा यार, ये बचा ले इसको। और यहाँ पर अकाइनो के साथ फाइट करते हुए व्हाइट बियर्ड को दिल का दौरा पड़ता है और इसके मुंह से खून निकलता है और व्हाइट बियर्ड अपने घुटनों पर आ जाता है। अकाइनो सामने आता है। तुम अब बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हें मरना होगा। और मार्को व्हाइट बियर्ड को चिल्लाकर कहता है कि मैंने आपको कहा था कि अपनी मेडिसिन ले लिया कीजिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। और व्हाइट बियर्ड की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी किजारू मार्को पर पीछे से हमला कर देता है और मार्को को बचाने के लिए जोजो आगे बढ़ता है, पर तभी आओकीजी डायमंड जोस के एक हाथ को बर्फ के अंदर जमा देता है और अकाइनो व्हाइट बियर्ड के पास आ रहा है। मरने से पहले मेरी आवाज को आखिरी बार सुन लो व्हाइट बियर्ड। और अकाइनो अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हाइट बियर्ड अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके हमला करता है। ये पंच बहुत ज्यादा खतरनाक था और ये पंच डायरेक्टली व्हाइट बियर्ड के सीने में जाकर उतर जाता है और यहाँ पर इवान को चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर एक और एनर्जी हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाऊं? हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे लूफी, तुम्हारी बॉडी इसे झेल नहीं पाएगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है बच्चे। अगर मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी लूफी अपना हाथ उठा के इवानको के गले को पकड़ लेता है। अगर मैं इसको नहीं बचा पाया तो उसके बाद मैं खुद को मार डालूंगा, प्लीज मुझे इसको बचाना होगा। और लूफी की इस बात को सुनकर इवान को शॉक हो जाता है और अपने एनर्जी हार्मोन्स को लूफी की बॉडी के अंदर शॉट कर देता है। लूफी की पूरी बॉडी शेक करने लगती है, धीरे धीरे ऊपर उठता है और लूफी के अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि एस, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। लूफी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। मैंने तुम्हारे अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर तो दिया है लूफी, लेकिन अगर इस बार तुम नीचे गिरे तो वापस उठ नहीं पाओगे। तुम्हारी बॉडी में अभी भी मैगलेन का पॉइजन मौजूद है और अगर तुम अपनी बॉडी का ज्यादा यूज करते हो तो तुम पूरे तरीके से बेहोश हो सकते हो और 10-15 दिन के बाद उठोगे। इस बार मैं गिरने नहीं वाला, इस बार मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इसको बचा लूंगा। लूफी एस की तरफ देखता है और देखता है कि इसकी साइड में 2 और एग्जीक्यूटर्स आ चुके हैं और एस के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने वाले हैं। ये देखकर लूफी तेजी से आगे बढ़ता है, सभी एलीट सोल्जर्स को पीटते हुए, लेकिन उसके सामने बहुत खतरनाक एलीट सोल्जर्स आ जाते हैं और एक ऑफिसर लूफी को चाबुक से पकड़ लेता है। इसके बाद एक और एलीट सोल्जर कूद कर आगे बढ़ता है और लूफी को मारने ही वाला होता है, पर लूफी से लात मारकर पीछे गिरा देता है। पर लूफी देखता है कि
इसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हुए हैं हथियार लेकर और अब लूफी को बहुत ज्यादा समय लगने वाला है इन्हें हराकर एस को बचाने के लिए। लेकिन तभी पीछे से इवान को यहाँ पर आ जाता है और डेथ विंग का यूज करके लूफी को बचा लेता है। शुक्रिया इवान को। लूफी आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके सामने सभी लोग नॉकआउट होकर पड़े हुए हैं, पर सिर्फ एक ही सोल्जर खड़ा हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि कोबी होता है। कोबी लूफी को देखकर कहता है कि मुझे ताकतवर बनना ही होगा। मैंने लूफी से कहा था कि मैं एक एडमिरल जरूर बन के दिखाऊंगा, पर मैं बहुत कमजोर हूँ। पर अब और नहीं, मुझे सब कुछ फेस करना ही होगा, वरना मैं हमेशा एक कायर बनकर रह जाऊंगा। लूफी भी इसे देखता है और अपना अटैक परफॉर्म करने ही वाला होता है और तभी कोबी भी इस पर हमला कर देता है। लूफी कोबी पर एक पंच मारता है और इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और आगे चला जाता है। अब लूफी और इवानको के ऊपर कुमास हमला करते हैं। पैसिफिस्तास लेजर बीम्स का हमला करते हैं इन पर और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और इनके सामने दो पैसिफिस्तास आ जाते हैं। लूफी को टारगेट करते हैं। ये मंकी डी लूफी है, हमें इसे खत्म करना होगा, अब तुम नहीं बचने वाले। और इस पर हमला करने ही वाला था कि तभी बोआ हैनकॉक लूफी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बोआ सामने से हट जाओ, वो लेजर बीम तुमको लग जाएगी। पर बोआ हैनकॉक हटती नहीं है, अपने हाथों को फैला देती है। ये बोआ हैनकॉक है, हमें इस पर फायर नहीं करना है। और पैसिफिस्तास रुक जाते हैं और लूफी बोआ हैनकॉक को शुक्रिया कहकर यहाँ से चला जाता है। लूफी तुम कितने प्यारे हो ना, तुमने मुझे थैंक्स कहा। और इसे लगता है कि लूफी ने इसे फिर से हैनकॉक कहकर पुकारा है, पर तभी इसका सपना टूट जाता है और रियलिटी में वापस आ जाती है और ये पैसिफिस्तास इसे हैनकॉक कहकर पुकार रहे होते हैं। हैनकॉक सामने से हट जाओ, हमें लूफी को जिंदा पकड़ना है। ये सुनकर बुआ को बहुत गुस्सा आ जाता है और इन्हें एक लात मार के इनका सर उड़ा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इतनी घटिया आवाज में मेरा नाम ले रहे हो। यहाँ पर हम व्हाइट बियर्ड और अकाइनो को देखते हैं। व्हाइट बियर्ड के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है क्योंकि अकाइनो ने अपनी मैग्मा की पावर का यूज करके व्हाइट बियर्ड की बॉडी के अंदर अटैक किया था और व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा दर्द में होता है और अकाइनो इससे कहता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। मार्को वापस से व्हाइट बियर्ड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किजारू वापस से इस पर हमला करता है। पर मार्को के पास फिनिक्स की पावर है जिसकी वजह से इसकी बॉडी वापस से रिपेयर हो जाती है और फिनिक्स की पावर का यूज करके जाने ही वाला था कि तभी एक वाइस एडमिरल यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ में एक सी प्रिजन स्टोन वाला हैंड कफ पहना देता है और इसके बाद किजारू अपनी लेजर लाइट से शॉट करता है जिसकी वजह से मार्को को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और ये अटैक इसके आर पार चला जाता है क्योंकि सी प्रिजन स्टोन जब भी किसी के हाथ में लग जाता है या उसकी बॉडी के कांटेक्ट में होता है तो यूजर अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज नहीं कर सकता और मार्को नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आओकी जी डायमंड जोजो को भी अपनी बर्फ में जमा देता है और सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एक एक करके डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जिम्बे को भी यहाँ पर चेनों से पकड़ लिया जाता है और तभी सेनगोकू चिल्लाकर कहता है, सभी लोग एक ही बारी में उस पर हमला करो, ये सब के सब घायल हैं, इन्हें खत्म कर दो। और चार वाइस एडमिरल व्हाइट बियर्ड पर हमला कर देते हैं और व्हाइट बियर्ड के सीने में अपनी तलवारों को घुसा देते हैं। व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी एक और आदमी यहाँ पर आता है और व्हाइट बियर्ड के चेहरे पर एक कैनन बॉल फायर कर देता है और बहुत सारी गोलियां भी चलाई जाती हैं और व्हाइट बियर्ड की हालत खराब हो जाती है। व्हाइट बियर्ड पीछे को गिरने लगता है लेकिन तभी वापस से खड़ा हो जाता है, गिरता नहीं है। यहाँ पर मत आओ, इन्हें लगता है कि ये मुझे हरा सकते हैं पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और व्हाइट बियर्ड धीरे धीरे ऊपर आने लगता है क्योंकि मैं हूँ व्हाइट बियर्ड और अपने स्फीयर से इन सभी नेवी ऑफिसर्स पर हमला कर देता है और सामने के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सभी लोग इंस्टेंटली मर जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है व्हाइट बियर्ड की इस स्विंग की वजह से और सारे एलीट सोल्जर्स सारे के सारे आसमान में उड़ने लगते हैं और ऊपर से एक एक करके सभी लोग नीचे गिरते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई बारिश हो रही हो। सेनगोकू देखता है कि सभी लोग डर रखे हैं। ये व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा जख्मी है, अगर सब लोग मिलकर इस पर हमला करेंगे तो ये मारा जाएगा। और सारे नेवी ऑफिसर्स दोबारा से इसे हर तरफ से घेर लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, पर अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम जानते हो इस दुनिया में क्या होगा। मैं नहीं मर सकता, मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। मैं अपने बेटे को एक उज्जवल भविष्य में देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर जिम्बे उन सभी चेनों से खुद को आजाद कर लेता है और इसके बाद व्हाइट बियर्ड के जितने भी कमांडर्स हैं इंक्लूडिंग जिम्बे ये सभी लोग व्हाइट बियर्ड के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि पॉप्स हम तुम्हें पीछे से गार्ड करेंगे, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाइट बियर्ड तुम तुम्हारे बेटे का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एग्जीक्यूशनर्स एस को एग्जीक्यूट कर दो। और तभी एग्जीक्यूशनर्स अपनी तलवार को ऊपर उठाते हैं और ये एग्जीक्यूशनर्स एस को मारने ही वाले होते हैं कि ये देखकर व्हाइट बियर्ड पागल हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने मेरे बेटे को मार सकते हो? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। व्हाइट बियर्ड अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है कि तभी इसके मुंह से खून निकलने लगता है और इसे ठीक से दिखाई तक नहीं देता है और व्हाइट बियर्ड अपने घुटनों पर आ जाता है। यहाँ पर लूफी भी सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा है लेकिन रास्ते में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और लूफी एस से बहुत ज्यादा पीछे होता है और एस को बचाने टाइम पर नहीं जा पाएगा और अब लूफी का भाई उसकी आंखों के सामने मरने वाला है। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, बस करो। और तभी लूफी की बॉडी में से हाकी एनर्जी निकलती है। ये है कॉन्कुरर हाकी और इसकी हाकी पूरे बैटल फील्ड में चारों तरफ फैल जाती है और लूफी की हाकी की वजह से सभी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं। नेवी के आधे से ज्यादा सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं इंक्लूडिंग वो एग्जीक्यूशनर्स जो कि एस को मारने वाले थे। और गाइज इसी के साथ 47th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज अब लूफी वापस से जोश में आ चुका है पर सवाल ये है कि क्या लूफी एस को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 25 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।